जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। तो आज आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ, जो कि एमपी टेट वर्ग 3 एनवायरमेंटल से संबंधित जो भी टॉपिक है, उसमें पूरा सिलेबस आपको जो भी सिलेबस होगा आपको चैप्टर वाइज पूरा कराया जाएगा। तो आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। परिवार शब्द जो है अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द यानी फैमुलस से हुई है, जो प्रायः एक ऐसे समूह के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें माता पिता बच्चे आदि शामिल होते हैं, है ना। तो जो साधारण शब्दों में अपन कह सकते हैं कि विवाहित जोड़े को परिवार की संज्ञा दी जाती है, किंतु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसे परिवार शब्द का प्रासंगिक मापदंड नहीं माना जाता है। समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य होता है। ऐसे में किसी एक के अभाव से वह परिवार न होकर गृहस्थ का रूप ले लेता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सभी परिवार गृहस्थ तो होते हैं, लेकिन सभी गृहस्थ परिवार नहीं हो सकते, है ना। तो अब देखिए कि समान रूप से परिवार को सामाजिक संगठन के मौलिक इकाई माना जाता है। परिवार से ही बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो प्रारंभ हो जाती है। बालक परिवार के द्वारा ही प्रेम, सहयोग, अनुशासन आदि गुण सीखता है। समाज में परिवार अत्यधिक महत्वपूर्ण समूह होता है ना। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार देखिए, अब इसको परिभाषा को आप ध्यान से देखें थोड़ा। इसमें क्या है, क्या कहा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, आप देखिए कि परिवार पर्याप्त यानी निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। वह क्या होता है? परिवार होता है। अब देखिए परिवार के कार्य, तो परिवार के कार्य क्या क्या होंगे? तो मैकाइवर ने जो परिवार के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया है, आवश्यक और अनावश्यक। तो परिवार के आवश्यक जो कार्य हैं, आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो आवश्यक होता है वो घर से संबंधित होता है, जो अनावश्यक होता है उसमें मनोरंजन के साधन है ना, उसमें जोड़े जाते हैं, तो इनको शामिल किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक और प्रजनन के क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। अब आकबर्न और निम्कोफ ने परिवार को कितने 6 वर्गों में विभाजित किया, जैसे कि आर्थिक, प्रक्रियात्मक, रक्षात्मक, आनंदप्रद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। तो ये कितने हैं? 6 भाग हैं। किसने कहा? तो आकबर्न ने और निम्कोफ ने 6 वर्गों में इनको विभाजित किया। अब लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख मूलभूत क्रियाकलाप बताए हैं। कौन कौन से हैं? जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का संतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का नियमन आदि सम्मिलित हैं। देखिए सबकी अलग अलग परिभाषा है परिवार के से संबंधित, तो इन सबको आपको याद रखना है। जैसे कि लुंडबर्ग ने क्या कहा है, आकबर्न और निम्कोफ ने क्या कहा है ना, और मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है। इस तरह से आपको इसमें अब देखते हैं परिवार की विशेषताएं। तो परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि वंशानुगत संबंध, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं, है ना। देखिए वैवाहिक अनिवार्यता, तो परिवार में वैवाहिक अनिवार्यता में क्या होता है कि संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है ना। अगर अब वैवाहिक प्रथा ना हो तो अपना जो वंश होता है वो आगे परिवार का नहीं बढ़ सकता है। इसलिए क्या होता है, तो वंश की वृद्धि के लिए क्या होता है, वैवाहिक संबंध जरूरी होता है। और सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई परिवार अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं, जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब परिवार का वर्गीकरण, तो परिवार का वर्गीकरण समानतः 2 भागों में विभक्त है, जैसे कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार। तो एकल परिवार इसमें पति पत्नी तथा उसके जो अविवाहित बच्चे सम्मिलित होते हैं। ऐसे परिवार बढ़ती महंगाई और जनसंख्या के कारण अधिक प्रचलित हो रहे हैं। ऐसे परिवार में कुरीतियों, है ना, और आलस्य का अभाव रहता है, व्यक्तित्व का विकास होता है और कलह की संभावना नहीं रहती इसमें। यह संयुक्त परिवार की एक लघु इकाई होती है। अब संयुक्त परिवार जो होता है, तो परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ, है ना, एक साथ क्या करते हैं, संयुक्त के रूप में घर में निवास करते हैं। वही होता है अपना संयुक्त परिवार। इसमें आदर्श नागरिकों के गुणों का विकास होता है, सामाजिक सुरक्षा की भावना विकसित होती है, श्रम विभाजन की व्यापक सुविधा होती है ना, और इसमें आलस्य का अभाव रहता है। भारतीय सामाजिक परिवेश में संयुक्त परिवार ही जीवन का क्या आधार बना हुआ है। सबसे ज़्यादा क्या है
कि जो भारतीय समाज में जो परिवेश है संयुक्त परिवार का है सबसे अधिक। अब परिवार के अन्य प्रकार, तो परिवार के अन्य प्रकार जो हैं निम्न प्रकार से हैं, जैसे देख सकते हैं। मातृस्थान यानी परिवार यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हों। पितृस्थान यानी परिवार यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। तो वैवाहिक परिवार यह एकल परिवार का ही रूप है, इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जा सकता है। जैसे ये वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनना है ना। पहले एक का विवाह हुआ, फिर दूसरे का हुआ, है ना, इस तरह से बढ़ता जाता है। परिवार भी इसमें क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो समरक्त संबंधी परिवार यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप होता है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। अब देखते हैं संबंध। तो संबंध वह बुनियादी होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति रक्त का विवाह या भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है ना। बालक इन सब के बीच में रह के क्या करता है, सभी प्रकार के आदर्श, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वास को धीरे धीरे सीखता है। तो बालक के ऊपर जो है सभी संबंधियों और रिलेशंस वालों का उसके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव अधिक पड़ता है, किंतु परिवार के जो प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कि जो भी उसके परिवार के सदस्य होते हैं उनका और अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही वह अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है, सीखने लगता है। अब यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा, चाची, बुआ, फूफा जैसे सभी विद्यमान हों। कक्षा में मौजूद बच्चों की पारिवारिक विविधता से शिक्षक बालकों को इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध भी करा सकते हैं। अब देखिए संबंधों का वर्गीकरण। तो संबंधों का वर्गीकरण जैसे कि सामान्य रूप से संबंध दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैवाहिक संबंध और दूसरा होता है समरक्त। तो वैवाहिक संबंध जो होता है सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि, है ना। तो ये तो होगा वैवाहिक संबंध। अब समरक्त संबंध जो होते हैं इस प्रकार के कि रक्त के आधार पर बनते हैं, जैसे ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे कि जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृत आवश्यक नहीं होती है, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री है। तो ये क्या है, पुत्र पुत्री के बीच का संबंध होता है इनकी, है ना। अब होता है परिवार और समाज में सहसंबंध। तो सहसंबंध से आशय क्या है कि परिवार और समाज में सहसंबंध निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। जैसे कि परिवार को समाज की एक लघु इकाई भी कहा जाता है। परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसे आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। बालक के परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। बच्चे भी वैसे ही हो सकते हैं जैसे स्वस्थ माता पिता की संतान का ही स्वस्थ शारीरिक विकास होता है ना। तो उसी तरह से बच्चे भी होते हैं। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। जैसे बालक को सही वातावरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी, परिवार की होती है। बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम और सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है ना। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल, व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं एवं समय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी उनके परिवार की होती है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है, जो उसे उसके परिवार माता पिता से प्राप्त होता है। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे उसके परिवार की भूमिका अहम होती है। परिवार जिसमें माता पिता में अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चे की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर पड़ता है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। अतः परिवार और समाज एक दूसरे से संबंध हैं। अब होता है मित्र। अब मित्र क्या है, तो मित्र बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि समुदाय के सभी बालकों के साथ लड़के के संबंध यानी बालक के संबंध अच्छे हों। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना, कार्य करना, खेलना, घूमना पसंद करता है, वह उसका क्या होता है, मित्र होता है, फ्रेंड जिसे कहते हैं।
है ना। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच के आपसी संबंध को ही अपन मित्रता कह सकते हैं। और मित्रता का वर्गीकरण अरस्तु ने किया है। तो मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में किया है। जैसे कि उपयोग की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता वे मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है। दूसरा होता है आनंद की मित्रता। इस मित्रता में इस प्रकार की मित्रता होती है कि मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते रहते हैं, वो क्या होता है, आनंद की मित्रता। एक होता है अच्छी मित्रता। तो अच्छी मित्रता इस प्रकार की मित्रता होती है कि दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है, वह एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं और इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती है ना। तो इसमें क्या होता है, यह अच्छी मित्रता कहलाती है, हित के लिए नहीं होती किसी की। मित्रता का महत्व क्या है, तो मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से मित्रता के कुछ महत्व निम्नलिखित है। जैसे कि एक मित्र बालक के खेल कूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश भी करता है। एक अच्छा मित्र सामाजिक आदर्शों के मूल्यों को सिखाता भी है एवं अच्छा मित्र बच्चों को पाशविक प्रवृत्ति अपनाने से भी बचाता है। और बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि परिवार के सदस्यों की देखभाल, है ना। अब देखिए परिवार के सदस्यों की देखभाल। तो परिवार के सदस्यों की देखभाल का वर्णन इस प्रकार से है। जैसे कि परिवार के बुजुर्गों की देखभाल। तो बुजुर्गों में आयु वर्ग जनसंख्या के आधार पर भारत पर 65 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों का अनुपात 6% है। इस वर्ग के लोगों में विकलांग, बीमारियों एवं मानसिक विकारों से पीड़ित होने के कारण भारत में बुजुर्गों की देखभाल का उत्तरदायित्व तेजी से बढ़ा है। भारत में बुजुर्गों को हमेशा से परिवार का एक पथ प्रदर्शक माना जाता है। बुजुर्गों का होना अगली पीढ़ी के बच्चों में एक श्रेष्ठ वातावरण प्रदान करता है, क्योंकि वो जो बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, पथ प्रदर्शन यानी अपन को रास्ता दिखाते हैं, है ना। तो आने वाले समय में भी हमेशा बुजुर्गों का होना आवश्यक है। अब बुजुर्गों की देखभाल। तो बुजुर्गों की देखभाल में उनके स्वास्थ्य की चिंता प्राथमिक के रूप में लिया जाता है। जैसे कि अधिक आयु की शारीरिक कमजोरी की वजह से कई बीमारियां घर बना लेती हैं, जिससे बचाव हेतु सचेत रहना देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीमार लोगों की देखभाल। तो बीमार लोगों की देखभाल देखिए कि परिवार हमेशा से आर्थिक तथा भावनात्मक रूप से सुरक्षित स्थान रहा है। यहाँ व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के बीच स्वयं को सुरक्षित तथा वंचित स्नेह से लिप्त पाता है। बीमार से ग्रस्त परिवार के किसी सदस्य की देखभाल के लिए परिवार भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भोजन तथा सुविधाएं प्रदान करने तथा उसके परिवार के सदस्य लगातार उसकी स्वास्थ्य चिंताओं से जुड़े होते हैं। परिवार के सदस्य बीमार व्यक्ति के साथ चिकित्सक के पास जाते हैं, चिकित्सकों द्वारा बताई गई दवाओं को समय समय पर प्रदान करते हैं तथा उसके लिए उचित भोजन बनाने का कार्य भी परिवार अथवा परिवार का सदस्य करता है। बीमार व्यक्ति के पास स्वच्छ वातावरण तथा तनाव मुक्त परिवेश का, है ना, निर्माण करना भी परिवार का उत्तरदायित्व होता है। भावनात्मक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ जुड़ना, उसकी देखभाल करना, है ना, मूल आधार है। अब आया किशोरों की देखभाल। तो देखिए किशोर जो होते हैं वो 13 वर्ष की आयु से जो ऊपर वाले होते हैं वो किशोर, 12 से ऊपर किशोर अवस्था वाले होते हैं। तो किशोर अवस्था जो बाल्यावस्था तथा युवावस्था के मध्य का संक्रमण काल है। इस दौरान बच्चों को अधिक बेहतर देखभाल की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था में बालकों की दिशा निर्देश देना तथा संरक्षण की अनिवार्यता को ध्यान में रखना पड़ता है। यह उत्तरदायित्व भी उनके मानसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रण रखने के लिए किया जाता है। इस आयु वर्ग के बालकों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा के विषय में परिवार के गुपात या बड़े बुजुर्गों को ध्यान रखना पड़ता है। इस समय उनके खान पान तथा रहन सहन पर विशेष ध्यान देना होता है। किशोर में बालकों के गलत संगत तथा व्यसनों में पड़ने की जो संभावना सर्वाधिक होती है, इसलिए अभिभावकों द्वारा इस आयु के बच्चों को अनुशासित रहने की ज़रूरत होती है। कैरियर निर्माण का अंकुरण भी इसी आयु वर्ग में प्रस्फुटित होता है। किशोरावस्था में बालकों को प्रोत्साहित कर उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करना एक श्रेष्ठ विचार होता है, क्योंकि किशोरावस्था की देखिए ऐसी अवस्था होती है जहाँ से अपन को अनेक सारे रास्ते होते हैं, वहाँ से अपन को, है ना, सही दिशा या सही रास्ता दिखाना होता है कि अपन को किस रास्ते पर चलना है जो भविष्य में अपने, है ना, कार्य आने वाला है। तो ऐसे अवस्था होती है किशोर अवस्था जो अपना भविष्य का निर्माण करती है। अब होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल व उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। तो जो बच्चों के समाजीकरण का कार्य परिवार से ही होता है। बच्चों की मनोवृत्ति तथा मूल्यों का पोषण यहाँ होता है। परिवार से ही बच्चों को परंपरागत कौशल तथा अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल परिवार में ही संभव है। ऐसे बच्चों की ज़रूरतें
माता पिता और अधिक जागरूक रहना होता है, यानी माता पिता को इसके लिए जागरूक रहना होता है। शारीरिक रूप से विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के साथ परिवार के सदस्यों का अधिक सपोर्टिव रहना होता है। मानसिक तथा अन्य विशिष्टता वाले बच्चों की देखरेख के लिए अभिभावकों को अधिक ट्रेंड होना जरूरी होता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख उनके जो पोषण तथा स्वास्थ्य के प्रति सजगता और उनकी सुरक्षा का ख्याल भी परिवार को रखना पड़ता है, और उनके जो परिवार के सदस्यों का दायित्व भी बन जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की उनकी प्रति सजग रहना होगा। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख उनको पोषण तथा स्वास्थ्य के प्रति सजगता और उनकी सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संवेदनशीलता होना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य की अक्षमता के कारण इनके सीखने व भाग लेने की क्षमता क्या होती है, सीमित होती है ना। तो इनको क्या होता है कि इनको अधिक से अधिक इनके लिए अपन को सजग रहना पड़ता है इनके स्वास्थ्य के प्रति, है ना, ताकि ये स्वस्थ और सजग वो रहें, स्वस्थ रहें। तो आज का हमारा पहला टॉपिक हुआ, और इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा इसके आगे वाला।